मेरे एक दोस्त हैं जो मेरे ही दफ्तर में क्लर्क थे। वो शौकिया फोटोग्राफर थे। उनका नाम जोन्स था। मिस्टर स्मिथ जो हमारे दफ्तर में एक और क्लर्क थे, उन्होंने मिस्टर जोन्स को अपनी पत्नी और अपनी साली की तस्वीर खींचने के लिए बुलाया। ये साली दरअसल स्मिथ के बड़े भाई की पत्नी थी। उनका बड़ा भाई भी सरकारी नौकरी में था और उस समय छुट्टी पर था। असल में फ़ोटो खिंचवाने का विचार उन्हीं साली जी का था। जोन्स खुद भी बहुत उत्साही फोटोग्राफर थे। उन्होंने दफ्तर में सभी लोगों की तस्वीरें खींच रखी थीं, यहाँ तक कि चपरासी और सफाई कर्मियों की भी। उन्होंने हर व्यक्ति को जिसकी वो फ़ोटो खींचते थे उनकी तस्वीर की एक कॉपी भी देते थे। इसलिए उन्होंने बहुत खुशी से ये निमंत्रण स्वीकार किया और उत्सुकता से रविवार का इंतज़ार करने लगे जिस दिन फ़ोटो खींची जानी थी। रविवार की सुबह सुबह जोन्स स्मिथ के घर पहुँचे। बारामदे में रोशनी की व्यवस्था ऐसी थी कि फ़ोटो दोपहर के बाद ही ली जा सकती थी, इसलिए वो वहीं नाश्ता करने रुक गए। दोपहर करीब 1 बजे सारी तैयारियां पूरी हो गईं। दोनों महिलाएं, मिसेस स्मिथ और उनकी बहन, 2 बेंत की बनी कुर्सियों पर बैठ गईं। जोन्स ने लगभग 1 घंटे तक ध्यान से कैमरे को इधर उधर किया और फोकस ठीक किया। आखिरकार वो जब पूरी तरह से संतुष्ट हुआ तो तस्वीर खींची गई। जोन्स को पूरा यकीन था कि प्लेट यानी कि फ़ोटो की शीट पुरानी कैमरा तकनीक बिल्कुल सही है, इसलिए उसने दूसरी प्लेट पर फ़ोटो नहीं ली, जबकि सामान्य तौर पर बैकअप के लिए ऐसा किया जाता है। उसने अपना सामान समेटा और घर चला गया, ये वादा करते हुए कि उसी रात प्लेट डेवलप करेगा और अगले दिन ऑफिस में फ़ोटो की कॉपी लेकर आएगा। अगले दिन सोमवार को जोन्स बहुत सुबह ही ऑफिस पहुंच गया। सबसे पहले मेरी मुलाकात उससे हुई तो मैंने पूछा, तो मिस्टर फोटोग्राफर कैसा रहा काम? जोन्स ने बिना माउंट की हुई तस्वीर निकालते हुए कहा, फ़ोटो तो मिल गई, लेकिन ज़रा देखो कितनी अजीब है ना। तो मैंने कहा, नहीं मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रही है, कम से कम तुमसे इससे बेहतर की उम्मीद तो नहीं थी। तो जोन्स बोला, नहीं, अजीब बात यह है कि वहाँ सिर्फ 2 औरतें बैठी थी फ़ोटो लेते समय। तो मैंने कहा, हाँ तीसरी तो बीच में खड़ी है। तो जोन्स बोला, लेकिन वहाँ कोई तीसरी औरत थी ही नहीं। तो तुमने समझा होगा कि वो थी, और अब देखो वो तस्वीर में भी है। जोन्स थोड़ा जोर देकर बोला, मैं कह रहा हूँ जब मैंने फ़ोटो खींची थी तो वहाँ पर सिर्फ 2 ही औरतें थी। वो बहुत परेशान दिख रहा था। तुम चाहते हो कि मैं यकीन करूँ कि जब प्लेट पर फ़ोटो खींची गई तब 2 लोग थे और जब उसे डेवलप किया गया तो 3 हो गए? हाँ बिल्कुल यही हुआ है। तो फिर तुम्हारा डेवलपर वाकई कमाल का है, या फिर तुमने गलती से उसी प्लेट पर 2 बार एक्सपोजर कर दिया? तो जोन्स बोला, डेवलपर वही है जो मैं पिछले 3 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, और प्लेट वही है जिसे मैंने शनिवार की रात एक नए डिब्बे से निकाला था। वो डिब्बा मैंने शनिवार की दोपहर ही खरीदा था। इस बीच दफ्तर के कई और क्लर्क वहां आ गए। वो सब उस तस्वीर और जोन्स के बयान में बहुत रुचि ले रहे थे। जब प्लेट पर फ़ोटो खींची गई थी तब वहां केवल 2 ही महिलाएं थी और दोनों बेंत की कुर्सियों पर बैठे थे। लेकिन जब प्लेट डेवलप की गई तो तस्वीर में बीच में एक तीसरी महिला का चित्र दिखा दिया जो वहां खड़ी थी। उसने चौड़े किनारे की धोती पहन रखे थे। तस्वीर में उसके शरीर का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही साफ दिखाई दे रहा था,
क्योंकि निचला हिस्सा कुर्सियों के नीचे पीठ का हिस्सा से ढका हुआ था। वो स्पष्ट रूप से कुर्सियों के पीछे खड़े थे, इसलिए उसकी छवि थोड़ी धुंधली थी। फिर भी तस्वीर में हर चीज बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे, यहाँ तक कि उसके दाएं कंधे के पास धोती के छोटे से खुले हिस्से में उसके लंबी माला भी साफ दिखाई दे रहे थे। उसने अपने हाथ कुर्सियों की पीठ पर टिकाए थे। उसकी उंगलियां लगभग पूरी तरह से धुंधली थी, लेकिन उसकी दाहिनी हाथ की अनामिका यानी कि चौथी उंगली में पहनी हुई अंगूठे साफ नजर आ रहे थे। वो लगभग 22 साल की खूबसूरत छोटी कद की पतली महिला लग रहे थे। उसके कान की एक बाली भी साफ दिखाई दे रहे थे, हालांकि उसका चेहरा थोड़ा धुंधला था। और एक बात जो उस समय में हमारी नजर में आई लेकिन बाद में ध्यान गई, तीनों महिलाओं के पीछे एक सलाखों वाली खिड़की थी। दोनों ओर बैठी हुई महिलाओं के शरीर ने नीचे की तरफ कुछ हिस्से में उन सलाखों को ढक लिया था, लेकिन बीच में खड़ी महिला आधी पारदर्शी थे, यानी कि उसके पीछे की सलाखें हल्के रूप से फोटो के आर पार दिख रहे थे। हालांकि उस समय हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, हम तो बस जोन्स पर हंस रहे थे और उसे समझा रहे थे कि शायद वो नशे में है या फिर सो रहा होगा। उसी समय हमारे दफ्तर में काम करने वाले मिस्टर स्मिथ आए। उनकी पैंट के क्लिप साइकिल चलाते समय पैंट में जो लगाई जाने वाली क्लिप है उतारते हुए स्मिथ ने बिना फ्रेम की तस्वीर को हाथ में ली। उसे 1 मिनट तक देखा और उनका चेहरा लाल नीला हरा होकर आखिर में पीला पड़ गया। हमने स्वाभाविक रूप से उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा, बीच में जो तीसरी औरत खड़ी है वो मेरी पहली पत्नी है। उसकी मौत आज से 8 साल पहले हो चुकी है। उसकी मौत से पहले उसने मुझे कई बार कहा था कि उसकी एक तस्वीर खींच ली जाए। वो अक्सर कहती थी कि उसे पहले ये एहसास है कि वो बहुत जल्दी ही मर जाएगी, और इसके इस पूर्वाभास पर विश्वास तो मैं नहीं करता था, लेकिन मैंने उसकी बात का विरोध भी नहीं किया। एक दिन मैंने गाड़ी मंगवाई और उसे तैयार होने के लिए कहा। हम किसी अच्छे फोटोग्राफर के पास जाकर उसकी तस्वीर खिंचवाने वाले थे। वो तैयार हो गई और गाड़ी भी आ गई, लेकिन जैसे ही हम निकलने वाले थे खबर आई कि उसकी माँ की तबीयत बहुत गंभीर है, इसलिए हम तस्वीर खिंचवाने की बजाय उसकी माँ से मिलने चले गए। उसकी माँ बहुत बीमार थी, इसलिए मैंने उसे वहाँ छोड़ दिया। इसके तुरंत बाद ही मुझे ड्यूटी पर दूसरे स्टेशन भेज दिया गया और मैं उसे वापस नहीं ला सका। मैं 3.5 महीने बाद लौटा। तब उसकी माँ तो ठीक थी, लेकिन मेरी पत्नी नहीं। मेरे लौटने के 15 दिन के अंदर ही प्रसव के बाद होने वाले तेज बुखार में उसकी मौत हो गई। उसके साथ बच्चे की भी। उसकी कोई तस्वीर कभी खींची नहीं गई। जिस दिन वो मेरे घर से आखिरी बार निकली थी, उसने यही हार और झुमके पहने थे जो आप तस्वीर में उसे पहने देख रहे हैं। ये गहने अब मेरी जो अभी की पत्नी है उसके पास है, लेकिन वो इन्हें आमतौर पर नहीं पहनती है। मिस्टर जोन्स की सारी बात सुनकर हम सारे लोग दंग रह गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा सच में हो सकता है। वो तस्वीर आज भी मिस्टर जोन्स के पास है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मूसलाधार बारिश हो रहे थे। सुजीत इस वक्त एक लोकल ट्रेन में बैठा हुआ था। ट्रेन मंथर गति से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे और उसका मंजिल, वो जो जगह था,
उसका नाम था धर्मागढ़, जो महानगरों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। कहाँ फंस गया, सुजीत बुदबुदाया और अपने आसपास देखा। रात के समय होने की वजह से इस लोकल ट्रेन में भीड़ बिल्कुल नहीं थी। वैसे भी बारिश में कौन ही बाहर निकलता है। सुजीत धर्मगढ़ में ठाकुर अजीत पाल के घर जा रहा था। ठाकुर अजीत पाल की बेटी स्वाति से उसकी शादी की बात चल रही थी। सुजीत तो आना ही नहीं चाहता था, लेकिन जब उसने स्वाति की फोटो देखी तो विचार बदल दिया। सचमुच स्वाति बहुत सुंदर थी और इसलिए वो समय निकालकर धर्मागढ़ की ओर जा रहा था। धर्मागढ़ आ गया, तभी एक गांव वाले ने कहा और सुजीत अपने विचारों से बाहर निकला। धर्मागढ़ का रेलवे स्टेशन छोटा सा था। सुजीत ने देखा कि बारिश की वजह से इक्का दुक्का लोग ही प्लेटफॉर्म पर नजर आ रहे थे। फिर थोड़ी देर सुजीत बरसात को निहारता रहा। सुजीत धर्मागढ़ तो आ गया था, पर अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। बारिश ने अब रौद्र रूप ले लिया था, उसके अंदाजे से कहीं और ज्यादा। और अब वक्त भी रात का हो चला था, जिसकी वजह से कोई सवारी मिलने की संभावना भी काफी कम थी। कहाँ जाना है आपको? तभी एक अनजान आवाज आई। सुजीत ने पलट कर देखा। एक 25 या 26 साल का नौजवान था। ना जाने कब वो सुजीत के पास आ गया, उसको पता ही नहीं चला। तो सुजीत बोला, ठाकुर अजीत पाल के यहाँ जाना है मुझे, लेकिन अभी सोच रहा हूँ कि इस बारिश में जाऊँ कैसे। नौजवान मुस्कुराया। लगता है आज रात आपको प्लेटफॉर्म पर ही गुजारनी पड़ेगी। नहीं, यहाँ तो ठीक से बैठने की भी जगह नहीं है, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। लेकिन ठाकुर साहब का घर भी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, क्या करूँ समझ में नहीं आता। तो फिर एक उपाय है, मैं एक शॉर्टकट जानता हूँ जो काफ़ी कम समय में आपको ठाकुर अजीत पाल के घर पहुँचा देगा। मैं सिर्फ 500 लूँगा। तो रास्ता दिखाने के भी पैसे लोगे क्या? बारिश नहीं होती तो वैसे भी आपको ठाकुर अजीत पाल के घर छोड़ देता। इस मूसलाधार बारिश में परेशान होने का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। लेकिन मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ? नौजवान हंसा। मैं कोई लुटेरा लगता हूँ क्या? फिर भी अगर नहीं आना तो मत आइए। वैसे एक बात बता दूँ कि अगर मैं कोई गलत आदमी होता तो पैसा नहीं मांगता, बल्कि ये कहता कि मुझे ठाकुर अजीत सिंह ने भेजा है आपको लेकर आने के लिए। अगर मैं ऐसा कहता तो क्या आप नहीं आते हैं? सुजीत की बात ठीक लगी। उसने 500 का नोट युवक को थमाया और बोला, ठीक है भाई, रास्ता दिखा। नौजवान मुस्कुराया और उसने सुजीत को अपने पीछे आने का इशारा किया। सुजीत ने अपनी छतरी खोली और नौजवान से कहा, आजा भाई, तू भी छतरी के अंदर। नौजवान हंसा। नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे पानी से डर नहीं, क्योंकि मुझे तो बारिश में घूमने में मज़ा आता है। युवक अनजान रास्तों से आगे बढ़ रहा था। बारिश अभी भी चालू थे। एक तो रात का समय और ऊपर से पूरा आसमान काले बादलों से छाया हुआ था। इसकी वजह से इतना अंधेरा हो चुका था कि हाथ को हाथ तक नहीं दिखाई दे रहा था। युवक बड़ी ही आसानी से अनजान रास्तों से उसको मंजिल के करीब ले जा रहा था। तभी अचानक नौजवान थमकर खड़ा हो गया। क्या हुआ? सुजीत ने शक स्वर में पूछा। अभी थोड़ी देर में बारिश थम जाएगी, इसलिए बारिश में परेशान होने का कोई मतलब नहीं। सामने एक छोटा सा मंदिर है, वहां जाकर बैठते हैं। लग तो नहीं रहा कि बारिश थमेगी, सुजीत बोला। हम गांव के लोग बादल की करत से बता सकते हैं कि बारिश कितना चलेगी। आप बस 10 मिनट इंतजार करो, युवक ने कहा।
सुजीत के पास वैसे भी युवक की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो नौजवान के पीछे पीछे मंदिर में प्रवेश कर गया। 10 मिनट गुजर गए। बारिश अभी भी उसी रफ्तार में गिर रहे थे। सुजीत ने युवक से कहा, क्यों 10 मिनट तो गुजर गए, अब क्या कहते हो? हाँ, इस बार मेरा अंदाज़ा थोड़ा गलत साबित हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, बड़े बड़े महारथी लोगों के भी अंदाजे गलत साबित होते हैं। जैसे आप? मतलब? युवक ने अजीब स्वर में कहा, क्या आप भूतों पर यकीन करते हैं? ये कैसा सवाल है, जवाब दीजिए। नहीं, मैं भूतों पर यकीन नहीं करता। तो आपका अंदाज़ा गलत साबित हुआ ना, क्योंकि मैं तो वही हूं। एक पल के लिए सुजीत कुछ नहीं बोला, फिर ठहाका मारकर हंस पड़ा। अच्छा, तो अब भूतों में भी बेरोजगारी हो गई है कि तुमको पैसा कमाने के लिए राहगीरों को रास्ता दिखाना पड़ रहा है। लेकिन नौजवान गंभीर था। उसने कहा, रास्ते में एक नदी आई थी, देखी तुमने? ठाकुर अजीत पाल सिंह के आदमियों ने मुझे मारकर मेरी लाश को उसी नदी में फेंक दिया था, क्योंकि मैं और उसकी बेटी स्वाति एक दूसरे से प्यार करते थे, जो कि ठाकुर बर्दाश्त नहीं कर पाया। लेकिन स्वाति, वो अब और किसी की नहीं हो सकती, इसलिए जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। कहते कहते युवक का स्वर हिंसक हो उठा। सुजीत ने आश्चर्य से युवक की ओर देखा। अच्छा, तो तुम भूत हो? ओह, मैं तो डर गया। अपनी जेब मिटाने के लिए तुम कुछ भी कहानी सुनाओगे और मैं यकीन कर लूंगा। युवक उठकर सुजीत के पास आया और उसके एकदम नजदीक खड़ा हो गया। तो आप नहीं मानते कि मैं भूत हूं? ठीक है, एक बार यही बात मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो। अब सुजीत को थोड़ी बेचैनी होने लगी। फिर भी उसने युवक की आंखों में देखकर कहा, नहीं, मैं नहीं मानता कि तुम भूत हो, और अगर हो तो साबित करके दिखाओ। युवक मुस्कुराया, अभी मानोगे जब तुम्हारी नजरों के सामने मैं गायब हो जाऊंगा। अभी सुजीत कुछ कह पाए उससे पहले ही युवक गायब हो चुका था। अब सुजीत को आतंक का एहसास हुआ। उसने पूरे मंदिर में युवक को ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। फिर अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा हो और वो बेहोश हो गया। अचानक कोई चीखा। जब सुजीत की आंख खुली तो वो चौंक गया। वो मंदिर में नहीं, लेकिन किसी कमरे में था और बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने देखा चीखने वाली एक लड़की थी, जिसे वो देखते ही पहचान गया। वो स्वाति थी। तो क्या वो ठाकुर अजीत पाल सिंह के घर में था? पर कैसे? वो तो अभी मंदिर में था। तभी लड़की की चीख सुनकर कुछ लोग वहां पहुंच गए। क्या हुआ बेटी? एक आदमी ने पूछा। मैं गेस्ट रूम की सफाई करने आई, तभी देखा कि यह आदमी बिस्तर पर सोया हुआ था। कौन हो भाई, और यहाँ क्या कर रहे हो? सुजीत अब कुछ संभल चुका था। उसने कहा, मैं बताता हूँ, लेकिन पहले आप ये बताइए कि क्या यह ठाकुर अजीत पाल सिंह का घर है? हाँ, लेकिन तुम कौन हो? अरे कहीं तुम सुजीत तो नहीं? आखिरकार एक बुजुर्ग ने उसे पहचान ही लिया। शायद वो ठाकुर अजीत पाल सिंह था। ये एक अजीब कहानी है, सुजीत ने कहा और पूरी बात बताता चला गया। ये सुनकर सारे लोग गंभीर हो गए। फिर सुजीत ने पूछा, क्या ये बात सच है? उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया गया। बुजुर्ग ने कहा, आप आराम कीजिए, और सारे लोग वहां से चले गए। अब स्वाति से मुलाकात करने का तो कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन एक दिन ठाकुर अजीत पाल सिंह के घर में गुजारने के बाद जब सुजीत जा रहा था तो उसने ठाकुर अजीत सिंह से कहा, अगर ये बात सच है
तो स्वाति की शादी का ख्याल कुछ समय के लिए तो दिमाग से निकाल ही दीजिए। ठाकुर ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर सुजीत भी वहां से चलता बना। मगर सुजीत के कुछ सवाल बेजवाब ही रह गए, जैसे कि अगर वो नौजवान कोई भूत था तो फिर वो मंदिर में प्रवेश कैसे कर गया? अगर वो कोई भूत था तो उसने सुजीत को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? उसे मारा क्यों नहीं? ये सारे सवाल जहन में लेकर सुजीत धर्मागढ़ से अपने घर की ओर रवाना हो गया और फिर उसने कभी पलट कर नहीं देखा। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। भारत एक ऐसा देश है जहां हर गली, हर मोड़, हर घाट पर किसी न किसी कहानी को अपने भीतर छुपाए बैठा है। कुछ रास्ते सिर्फ यात्रा के लिए नहीं होते, वो इतिहास, दर्द और अधूरी आत्माओं के याद के लिए चलते हैं। ऐसा ही एक रास्ता है कसारा घाट, जो मुंबई और नासिक के बीच में स्थित है। इस 20 किलोमीटर लंबे घाट के बारे में आपने शायद सुना हो, लेकिन जो बात सुनने लायक है वो है इस कहानी को जो इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों के साथ घटी है। और कभी कभी उनके साथ ये कहानियां भी खत्म हो जाती हैं। मोहन एक मिडिल क्लास आदमी था जो अंधेरी मुंबई में अपनी पत्नी और माता पिता के साथ रहता था। परिवार का मूल गांव नासिक के पास था, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो वहां जाना छोड़ चुके थे। जिंदगी की आपाधापी, नौकरी की व्यस्तता और समय की कमी ने गांव की यादों को कहीं कोने में ढकेल दिया था। एक शाम जब मोहन ऑफिस से लौटा ही था, उसके पिता काजी को एक फोन कॉल आया। गांव से किसी रिश्तेदार का कॉल था। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आ रही थी, भाई साहब, इस बार गांव में हवन है, पूरे कुल के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आपको भी आना है और आज ही निकलना पड़ेगा। काजी ने मोहन से कहा, बेटा इस बार चलते हैं, हर बार टाल देते हैं, लेकिन अब जरूरी हो गया है। मोहन ने थक कर जवाब दिया, पापा अभी बहुत काम है, कंपनी में नया प्रोजेक्ट है, आप अकेले चले जाइए इस बार। ये सुनते ही मोहन की मां ने नाराज होकर कहा, हमेशा यही बहाना, जाओ अपने पिताजी के साथ, एक दिन की ही तो बात है। मोहन को झुकना पड़ा, वो मान गया, लेकिन ये तय किया कि मां और पत्नी साथ नहीं जाएंगी, वो दोनों घर पर ही रहेंगी। रात के तकरीबन 11 बजे मोहन और काजी ने सफर शुरू किया। गाड़ी में पुराने गानों के धीमी धुन चल रहे थे। बाहर सड़कों पर सन्नाटा था। कभी कभार कोई ट्रक या बस सामने से निकलती तो हेडलाइट्स की रोशनी अंधेरे को कुछ पल के लिए चीरती थी। रास्ता सुनसान था, हवा में नमी थी, जैसे बारिश हाल ही में होकर गई हो। पहाड़ी रास्ते पर घुमावदार मोड़ और पत्तों की सरसराहट ने माहौल को और भी रहस्यमयी बना दिया। मोहन चुपचाप गाड़ी चला रहा था, आंखें थकी हुई, दिमाग उलझा हुआ। क्यों निकले इतनी रात को? यही सुबह में भी तो किया जा सकता था ये सब। वही दूसरी ओर काशी मस्त हैं। उन्होंने रेडियो पर किशोर कुमार के पुराने गीत लगा रखे थे और हल्की मुस्कान के साथ अतीत में खोए हुए थे। रात के 2 बजे उनकी गाड़ी ने कसारा घाट में एंट्री की। यहाँ सड़कों के दोनों ओर पेड़ों की घनी कतारें थी। चांदनी बादलों के पीछे छुपे थे और सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट से एकमात्र रोशनी थे।
मोहन को थकान की वजह से नींद आने लगे थे, मगर रास्ता खाली था, ट्रैफिक नहीं था। उसने सोचा थोड़ा स्पीड बढ़ा देता हूँ। जैसे ही स्पीड बढ़ाई, सामने अचानक एक औरत आ गई। मोहन के पास ब्रेक मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जोर की टक्कर हुई, गाड़ी झटके से रुकी। काजी भी जाग गए। क्या हुआ? काजी ने पूछा। मोहन ने कांपती आवाज में कहा, कोई औरत थी, मैंने उसे टक्कर मार दी, देखना पड़ेगा। जैसे ही मोहन गाड़ी से बाहर जाने लगा, काजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, इस घाट पर बाहर मत जाना, कुछ भी हो जाए। काजी ने फुसफुसाते हुए कहा, बेटा ये घाट साधारण नहीं है। यहाँ आत्माएं बसती हैं। जो रास्ते में दिखती हैं वो हमेशा मदद नहीं चाहती, वो बस चाहती हैं कि कोई उनके साथ उस खाई में गिर जाए हमेशा के लिए। मोहन ने यह सुनकर गाड़ी की विंडशील्ड से बाहर देखा। सब कुछ धुंधला था। तभी रियर व्यू मिरर में कुछ दिखा। खून से सने हाथ गाड़ी के पिछले हिस्से को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। मोहन खुद को रोक नहीं पाया। वो गाड़ी से बाहर गया। काजी भी डरते डरते बाहर आ गए। पीछे कोई नहीं था। गाड़ी में वापस बैठते ही मोहन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गाड़ी अब घाट के दूसरे हिस्से में प्रवेश कर चुके थे। तभी अचानक एक और जोर की आवाज, जैसे फिर कुछ टकराया। मोहन ने गाड़ी रोक दी और बाहर उतर गया। इस बार पास ही एक औरत बैठी थी। वही सफेद साड़ी, वही लंबे बालों की लटें, वही शांत सी बैठी परछाई। मोहन धीरे धीरे उसके पास गया। तभी पीछे से काजी की आवाज आई, बेटा वापस आ, अब और आगे मत बढ़। औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, पर वहां सिर था ही नहीं। मोहन की चीख निकल गई। वो दौड़कर वापस गाड़ी में आया। काजी ने दरवाजा बंद किया और दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। चेहरों पर खून नहीं, लेकिन डर का रंग गाढ़ा हो चुका था। किसी तरह गाड़ी चलाते हुए वो कसारा घाट के बाहर निकले और कुछ किलोमीटर आगे एक ढाबे पर रुके। दोनों पसीने से तरबतर थे। ढाबे वाला पास आया और बोला, क्या हुआ साहब, सब ठीक तो है? मोहन ने कांपते हुए कहा, अभी अभी एक औरत देखी, बिना सर के, सफेद साड़ी में, बार बार हमारी गाड़ी के सामने आ रही थी। ढाबे वाला कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, आप सौभाग्यशाली हैं साहब, बहुत लोग उस घाट से नहीं निकल पाते। आपने जो देखा वो यहाँ की सच्चाई है। एक औरत की आत्मा जिसकी मौत उसी घाट पर हुई थी, हर रात अपने बदले के लिए किसी को ढूंढती है। ढाबे वाला पानी लाने गया। थोड़ी देर बाद वापस आया 3 ग्लास पानी के साथ। मोहन ने चौंक कर पूछा, तीसरा किसके लिए? ढाबे वाला बोला, साहब आपकी गाड़ी के पिछली सीट पर जो मैडम बैठी है, उन्हें भी तो प्यास लगी होगी ना। मोहन और काजी ने पीछे मुड़कर देखा। गाड़ी की पिछली खिड़की पर कोई छाया थे। दोनों ने एक पल बिना गवाए पानी के ग्लास फेंके और वहां से भाग निकले बिना पीछे देखे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।